जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्र गौरव 2023 के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यदि आप लोग राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप लोग केवल आंसर की मिलाने आए हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं और इसमें आपका जो है पूरा सॉल्यूशन बताया गया है। तो आप लोग आंसर की भी मैच कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर का पेपर हुआ है, यानी कि कितना नंबर आप लोग राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम में पाए हैं। ठीक है, यह बेसिकली गोरखपुर विश्वविद्यालय का राष्ट्र गौरव का पेपर है और सन 2023 का पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इंडिका के लेखक जो हैं मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन शहर नहीं था? तो हड़प्पा कालीन शहर देखिए लोथल भी था, धौलावीरा भी था, आपका फुतका कोह भी था, लेकिन मेहरगढ़ नहीं था, क्योंकि मेहरगढ़ जो है आपका यह एक नौपहाड़ कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के स्थित अजंता के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का जो निर्माण है वह अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा। त्रिपिटक जो होता है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक होती है। अगला प्रश्न है, दंड व्यवस्था का प्रतिपादन कहाँ पर मिलता है? तो दंड व्यवस्था का प्रतिपादन जो है रामायण, महाभारत और अर्थशास्त्र तीनों में मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान वर्णित है? तो नासिकेतोपाख्यान जो है आपका वह कठोपनिषद में वर्णित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता पुराण के रचयिता कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता पुराण के जो रचयिता हैं वो आपके वेद व्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्र गौरव का जो वीडियो चलता है, इस चैनल वाला जो वीडियो अपलोड है वही चलता है, क्योंकि जो हमने वीडियो बनाया था वह उसमें से आपके परीक्षा में लगभग 80 से 90 प्रश्न मैच किए थे। तो इसी की वजह से वह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और अगर आपको राष्ट्र गौरव में 100 में से 80 प्लस स्कोर करना है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस गणतंत्र से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध जो है शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कुल या फिर गणतंत्र जो है वो उनका शाक्य था। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता थे वह थे भरत मुनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजतरंगिणी के लेखक हैं? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था? तो महावीर स्वामी का जो प्रारंभिक नाम था वह था वर्धमान। अगला प्रश्न देखते हैं, भरहुत स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भरहुत स्तूप जो है आपका वह मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि एमपी में। अगला प्रश्न है, कुल कितने संस्कार होते हैं? तो कुल जो है आपके 16 संस्कार होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि आप लोग जैसे जैसे आंसर की मैच कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सवाल सही हुआ है और आपने 100 में से कितने नंबर पाए हैं। और मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि हमारे बताए गए वीडियो में से कितने प्रश्न इसमें मैच किए हैं। अगला प्रश्न है, पूरा स्थल हड़प्पा स्थित है? ठीक है, पूरा स्थल जो हड़प्पा है वह कहाँ पर स्थित है? तो बेसिकली ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पहले जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो यह भारत में ही था। ठीक है, लेकिन अब जो है पाकिस्तान में स्थित हो गया है, पाकिस्तान अलग होने के बाद। तो राइट आंसर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, भारत मत टिक कर दीजिएगा। हड़प्पा जो शहर है पाकिस्तान में स्थित है। अगला है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है बेसिकली आपके अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय पूछ सकता है कि किससे संबंधित है? तो अंगुत्तर निकाय जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, उसका पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह आपका उड़ीसा में या फिर ओडिशा में
स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वर्णों मतलब वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायन शास्त्र से संबंधित ग्रंथ रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन सही हो जाएगा। अब कई लोग रसायन शास्त्री पर टिक कर देंगे। रसायन शास्त्री नहीं पूछा था, इसमें पूछा था रसायन शास्त्र से संबंधित रस रत्नाकर किससे संबंधित है? तो रस रत्नाकर के लेखक कौन है? नागार्जुन जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हठ योग संबंधित है, तो हठ योग आपका जो है नागपंथ से संबंधित है। अगला है, पाली गीता कहते हैं, तो पाली गीता को इसे कहते हैं। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 22वें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसी तरीके से मैं आपको 2-3 प्रश्न दूंगा आज, तो देखते हैं कि कितने लोग जो है इनका सही जवाब बता पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामवेद के मंत्र कहलाते हैं, तो सामवेद के जो मंत्र होते हैं आपके बेसिकली उसको जो है यहाँ पर 4th ऑप्शन दिया गया होगा, साम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? साम कहते हैं। अगला प्रश्न है, फल चिकित्सा है, फल चिकित्सक हैं, फल चिकित्सक कौन है? बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो फल चिकित्सक जो है बेसिकली सुश्रुत हैं। ठीक है, यह सब बताए हुए ही प्रश्न आए हमारी वीडियो से, आप सभी लोग जाके मैच कर सकते हैं। अभी तक जो 24 प्रश्न हुआ है, इन 24 प्रश्न में जो है आपका 20 प्रश्न लगभग हमारे वीडियो से ही आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, और उसमें आप लोग क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो 24 में से 20 प्रश्न अभी तक मिल रहे हैं। ठीक है, अभी आगे भी आप देखेंगे तो लगभग जो है हमने मिलाया था, और 100 में से आपका 80+ जो प्रश्न हैं हमारे ही वीडियो से आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट से खुद भी मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कनिष्क के जो राजवैद्य हैं वो आपके कौन हैं? चरक हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य हैं। अगला है, निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन कहाँ हुआ? निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादन हुआ है, किस में हुआ है? तो निष्काम जो कर्मयोग है उसका प्रतिपादन जो है भगवत गीता में यानी कि गीता में हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है आपका ग्वालियर घराना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह तो बहुत ही फेमस है, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था शिकागो में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ नहीं है, तो यह देखिए यहाँ पे विकल्प गलत दिए गए हैं, यानी कि इसका जो नंबर है यह सभी को मिलेगा, क्योंकि पुरुषार्थ 4 ही होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों होते हैं, या चारों विकल्प में दिया गया है। हालांकि काम की जगह कर्म लिखा है तो दोनों सेम ही तो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह चारों विकल्प जो है सही है। तो इस क्वेश्चन का जो नंबर है सभी को मिलेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन के विकल्प ही गलत हैं। यह चारों पुरुषार्थ होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, यह मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की पुत्री का क्या नाम था? यह भी मैंने बताया था कि संघमित्रा नाम था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गई थी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है आपका, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायफी जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में कुल जो है आपके 18 पर्व हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक हैं रामानुज। ठीक है, यह नहीं है राम, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख क्या, कौन सा है अभिलेख है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया जो अभिलेख है वह है जूनागढ़। यह किसका था पूछ सकता था, तो यह रुद्रदामन का था। यह सब मैंने आपको बताया हुआ है अपनी वीडियो में। इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की रचना मैगस्थनीज ने की थी। ऑप्शन नंबर बी।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, देखिए यह भी प्रश्न जो है गलत दिया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, जबकि सिद्धार्थ चारों ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का नंबर सभी को मिलेगा। यहाँ पर जो राहुल दिया गया है, राहुल उनके लड़के का नाम था। ठीक है, तथागत तो उनका नाम ही था, गौतम भी उन्हीं का नाम है, गौतम बुद्ध, लेकिन इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय भी मैंने आपको बताया था, तो इसमें सम जो है प्रत्यय उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग का मतलब जो आगे लगता है, तो संस्कृत में क्या है? सम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में है जो हरित क्रांति है आपका बेसिकली गेहूं से संबंधित है, लेकिन इसमें भी इसका भी नंबर आप सभी लोगों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो भारत में हरित क्रांति है बेसिकली आपका कृषि से संबंधित है, और अगर फसल दे के पूछता है तो फसल में आपका गेहूं और धान दोनों आता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, गेहूँ और चावल दोनों आता है, तो गेहूँ और धान दोनों दे दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है एक हम टिक करते हैं, हालांकि यह दोनों सही है और इसका नंबर सभी को मिलेगा। ठीक है, भूमंडलीय तापन का कारण है भूमंडलीय। अच्छा, जो आपके मन में यह सवाल होगा कि हमने तो ना गेहूँ मारा था ना धान मारा था, हमने सी मारा था या फिर डी मारा था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नंबर आपको फिर भी मिलेगा, क्योंकि प्रश्न ही गलत था, ऑप्शन ही नहीं थे, मतलब दो थे। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है, तो भूमंडलीय जो तापन है उसका कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? तो महासागरों में जल वृद्धि के स्तर का जो कारण है वह है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है आपका, देखिए 22 अप्रैल को एग्ज़ाम था और 22 अप्रैल का क्वेश्चन भी आ गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह 1973 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव पड़ता है? तो वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव मृदा अपरदन पर पड़ता है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पादप। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, तो इसमें एक दिशात्मक प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो गैर परंपरागत स्रोत जो है सौर विकिरण है, यानी कि सौर ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो जीवों में जो है ऊर्जा का स्थानांतरण बेसिकली खाद्य से होता है, भोजन से होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला से। अगला प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है? तो पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है बेसिकली आपका पूछा है कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में है। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो वह ग्रीन हाउस गैस था। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नवत में से कौन सा प्रदूषक मनुष्य में कैंसर का कारण बन सकता है? ठीक है, मनुष्य में कैंसर का कारण कौन सा प्रदूषक होता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण पूछता तो आपको जो है वायु प्रदूषण पर टिक करना रहता, और पूछा है कि कौन सा इसमें गैस है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्वनि प्रदूषण को किससे नापा जाता है? ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो ध्वनि को ही बेसिकली डेसिबल में नापा जाता है, और ध्वनि प्रदूषण को भी डेसिबल में ही नापा जाता है। ठीक है, कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? तो जल प्रदूषण के कारण आपका डायरिया होता है। ठीक है, यह भी मैंने आपको बताया ही था, डायरिया होता है। 56 का सी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए। मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो प्रोटीन जो है मशरूम में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है।
अगला है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट कहाँ से दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ध्रुव यानी कि दक्षिणी से। ठीक है, ध्रुव रेखा से जो है आपका ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा सही हो जाएगा, वृक्षों द्वारा। वृक्षों द्वारा हम लोग वायु प्रदूषण को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अछाननीय परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। अगला है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण मैंने आपको कई बार बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा, पीबी यानी कि शीशा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो कई लोग विश्व पर्यावरण दिवस खोज रहे होंगे। यह पूछा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है ईंधन पर्यावरण स्नेही माना जाता है। ईंधन पर्यावरण स्नेही क्या माना जाता है, तो सीएनजी जो है, यहाँ पर डी ऑप्शन है सीएनजी गैस आप जानते होंगे, वही वाला सीएनजी जो है क्या माना जाता है, पर्यावरण स्नेही। ठीक है, माना जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक हो चुकी है, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट था और यह पूछा भी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है डालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो डालमा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वह झारखंड का है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, डालमा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। आवासीय क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमत ध्वनि स्तर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 डेसिबल। ठीक है, अगला है बेंजीन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैसीय प्रदूषक है। बेंजीन क्या होता है, गैसीय प्रदूषक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैग्ना कार्टा निम्नलिखित में से किस देश के संवैधानिक इतिहास का भाग है, तो मैग्ना कार्टा जो है आपका इंग्लैंड का है। ठीक है, इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास का भाग है। अगला है किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र ने वृद्धजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था, तो 1999 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार भारत के, बहुत बार मैंने बताया था कि शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में है, तो 21A में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 21A। भारत का मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बना था। ठीक है, तो 1993 में जो है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। मानवाधिकार समिति की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही हो जाएगा, ICCPR का अनुच्छेद 28 के द्वारा। अगला प्रश्न है महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन संबंधी अभिसमय को कब अंगीकार किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 सितंबर 1981 को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मैंने आपको बताया था कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है UN चार्टर के किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि मानव अधिकारों और उनके अनुपालन के प्रति सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 78 का आंसर क्या होगा। इसके पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था और इसका भी अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए तुरंत, नहीं तो भूल जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी प्रसंविदा का अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला है महिलाओं के संदर्भ में चौथा विश्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो महिलाओं के संदर्भ में चौथा विश्व जो सम्मेलन है वह आपका बीजिंग में, चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 20 प्रश्न और हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपने राष्ट्र गौरव की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसको जाके एक बार चेक जरूर करिएगा, क्योंकि उसको जो है 1 लाख से अधिक लोगों ने एक वीडियो देखा है, एक वीडियो को 35,000 लोगों ने देखा है और ऐसे करके 84,000 50,000 ऐसे लोगों ने देखा है उस वीडियो को। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा उस वीडियो को प्यार दिया है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार कब की गई थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर 1948 को।
अगला प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें बेसिकली आपके जो है 43 अनुच्छेद है। अगला है मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बाल शोषण से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 24 है वो आपका बलात्संग या फिर बाल शोषण से संबंधित है। अगला है मानवाधिकारों के उद्देश्य के लिए किसे यहाँ पर मैंने बाल शोषण के जगह बलात्संग बोल दिया, बलात्संग नहीं होगा, बलात्संग तो 14 में आता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में जो है आपका बाल शोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों के उद्देश्य के लिए किसे अधिकार धारक होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना इनमें से किसके अधीन हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है वह संयुक्त राष्ट्र संगठन के अधीन हुई थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा आयोग एक संवैधानिक आयोग है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है यह एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब है संविधान में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। अगला है मानवाधिकार आयोग 1947 के प्रथम अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह भी इसका भी आप लोग आंसर बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद घोषणा का कौन सा अनुच्छेद यह प्रकट करता है कि प्रत्येक को जीवन, स्वतंत्रता या अपनी सुरक्षा का अधिकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंगनाथ मिश्र, ठीक है। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों की तीसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो मानवाधिकारों की जो तीसरी पीढ़ी है वह बेसिकली आपका समूह अधिकार के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन थे? और यह भी आपका जो है आपके लिए है प्रश्न, आप लोग इसका कमेंट में बताएंगे आंसर क्या है। तो आपको मैंने 3-4 प्रश्न दिए हैं, अब बाकी का आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो इन 3-4 प्रश्नों का आप लोग आंसर ज़रूर कमेंट में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ था। बाद में देखते हैं मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग किसने गठित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वह हैं रेखा शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी रेखा शर्मा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष तक हो जाए या तो उसके पहले अगर आप 65 के हो जाते हैं तो वहीं तक आपकी सीमा है, उसके बाद नहीं, मतलब उसके बाद आप निकल जाएंगे, ठीक है, अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। अगला है संविधान के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों को किसी फैक्ट्री अथवा खदान में रोजगार पर नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो किस आयु के बच्चों को? तो 14 वर्ष से कम की आयु के। अगला है मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किया जाता है, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है प्रदत्त किया जाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बलात्संग वाला बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो अनुच्छेद मैंने वहाँ पर 14 बोल दिया था, अनुच्छेद 23 होता है, 14 नहीं होता है। अनुच्छेद 23 जो है बलात्संग वाला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से संबंधित है? तो बच्चों के कल्याण से जो संबंधित है वह है आपका यूनिसेफ, ठीक है। यूनिसेफ में जो सी आता है वह सी फॉर चिल्ड्रेन ही होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताएंगे। यह आपका आखिरी प्रश्न था, ठीक है। यह इसको सही मत मान लीजिएगा, दूसरे का पेपर था, किसी ने जो है PDF बना के भेजा था। आप मैंने पिछली वीडियो में कमेंट में बोला था कि आप लोग PDF बना के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और यह आपके आंसर की है, आप लोग मैच कर सकते हैं। 2 प्रश्न आखिरी के बचे हुए हैं, उनको भी मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और सबसे आखिरी प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ 100 में से, ठीक है। और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो 1वां प्रश्न है कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? तो रोजगार का अधिकार मूल अधिकार नहीं होता है,
ठीक है। बाकी सारे जो अधिकार होते हैं वह मूल अधिकार होते हैं, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ठीक है, यह सब आपके मूल अधिकार होते हैं, लेकिन रोजगार का अधिकार मूल अधिकार नहीं होता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।